झंझटावाद वाली हाँ, एक बात बहुत प्रचलित है। और झंझट आ गए। उसके अनुसार कोई भी चीज बाबा निरपेक्ष नहीं है, दो चीजों के सापेक्ष में ही सारी बात करते हैं। तो क्या इसको अपन मतलब सहअस्तित्ववाद मान सकते हैं? तो हम मानने से क्या होता है, वो जैसा व्याख्या करते हैं वो तो सह अस्तित्व को व्याख्या नहीं करते हैं। सह अस्तित्व को ही भ्रमित होकर सापेक्ष कहते हैं। भ्रमित भाषा सापेक्ष, पूरकता को काट करके सापेक्ष कहते हैं। हम कहते हैं सह अस्तित्व है, परस्पर पूरकता है, ऐसा शुरू करते हैं। इसमें क्या तकलीफ है भाई? ये बात ठीक हो गई कि नहीं हुआ गणेश भगवान? ये ठीक हो गए ना? ठीक है भाई। जो भ्रमित होकर इनको सहअस्तित्व का तो कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई लेन देन है, क्योंकि काट पीट करके एक को मोटाना है। क्या होना है? एक आदमी काट पीटने वाला होना चाहिए, फसल कटने वाला, फसल बहुत सारा आदमी चाहिए, ठीक है? एक आदमी मोटाना चाहिए, बाकी सब मिटना चाहिए। उसके लिए इनका व्याख्या है सब, उसके लिए तो ठीक है। ये सापेक्षवाद का यही तो मतलब है। हाँ, उसमें एक जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम है सापेक्षवाद में, वो ये है कि वो होने को परिभाषित नहीं कर रहे हैं, स्थिति को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के सापेक्ष में होने को परिभाषित कर रहे हैं। वही उसके आधार पर निष्कर्षात्मक कुछ निकल नहीं पाता है। यो क्यों अस्तित्व में जो है ना पूरकता सिद्धांत है, ये सापेक्षता अपने में स्वतंत्र रूप में बताना चाहते हैं। रहते हैं पूरकता विधि से। जैसा एक रेखा खींचा, दूसरा रेखा खींचा, एक रेखा वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया, एक रेखा छोटा हो गया, इसको सापेक्ष कहा जाए। इसके लिए ऊंचाई के लिए ये पूरक है, ये नीचे के लिए ये पूरक है, ऐसा वो व्याख्या नहीं करते हैं। उससे भी ज्यादा सीरियस मुद्दा है बाबा। हाँ। हो सीरियस मुद्दा यह है कि दो लकीर अगर हमने लिया तो ये दोनों लकीर का होना अपने आप में है, ऐसा मान लेते हैं। ये भी नहीं मानते। अच्छा, ये और सीरियस बात है। दूसरा है कि एक के सापेक्ष में ही दूसरा है। मतलब छोटी लकीर एक अपने आप में वास्तविकता है, बड़ी लकीर अपने आप में एक वास्तविकता है। दोनों एक एक वास्तविकता है, उसका होना अपने आप में भी मुद्दा है, उसकी स्थिति गति को समझना मुद्दा है। उसके बाद एक के सापेक्ष में दूसरे को समझना, ये दूसरी बात है। और फिर तीसरी बात उसकी पूरकता को समझना, ये एक दूसरे के पूरक है। तो ये दोनों दो, एक नंबर और 3 नंबर को हटाकर 2 नंबर की बात करते हैं। अच्छा, सापेक्षवाद में मतलब आप हैं तभी मैं हूँ, ये बात बनती है। हाँ, नहीं तो मैं, मेरा अध्ययन है, नहीं तो मैं है ही नहीं हूँ, मैं हूँ, इसको नहीं कर सकते कोई दूसरा। देखिए, एक ही झाड़ में एक छोटा फल होता है, एक बड़ा फल होता है, ठीक है ना? हम देखते हैं हमारा गणित के अनुसार, नाप के अनुसार, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है? ये छोटा होने के लिए यदि गवाही करता है ये बड़ा वाला, ये बड़ा होने का गवाही करता है एक छोटा वाला। ये दोनों को बड़ा नामकरण होने का, छोटा नामकरण होने का, ये पूरकता को निभते ही रहते हैं। जब ऐसा है अस्तित्व में तो मॉडल ऐसे ही है। तो उसको ये अपना मनगणंत कुछ भी व्याख्या करें, उसके लिए तो कौन क्या करेगा? सुनने वाला जब तक है तब तक सुनाएगा आदमी। हाँ, तो उसमें ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ये छोटा है ऐसा नामकरण भले आप बड़े की तुलना में कर सकते हैं, लेकिन छोटा एक वस्तु के रूप में है ना? वो अपने में वो संपूर्ण है। हाँ, दैट इज द पॉइंट। हाँ, ये पॉइंट है। ये जो छोटा जिसको कहने हैं वो भी अपने में संपूर्ण है, बड़ा जिसको कहते हैं वो भी अपने में संपूर्ण है। उसका फार्मूला लिखा है, इकाई धन वातावरण बराबर इकाई संपूर्ण, वो फार्मूला लिखा। तो जो मेजर प्रॉब्लम है वो होने को ही हम पहले स्पष्ट नहीं करते हैं, है ना? उसके बाद उन दोनों की सापेक्षता को परिभाषित करते हैं, है ना? उस सापेक्षता के आधार पर होना है, बोलिए, प्रतिपादन कर देते हैं। ये बोलिए, जबकि सापेक्षता जो है होने के बाद ये एक दूसरे की पूरकता में होता है। अपने अनुसार होने के बाद
एक दूसरे के पूरकता के अर्थ में छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। वैसे ही पत्थर भी, एक छोटा पत्थर बड़ा पत्थर होने के बाद एक दूसरे की पूरकता में ये अपने को प्रमाणित करते हैं, जबकि दोनों अपने अपने में संपूर्ण। हरे हर जय हो, चल रहा हो बतना पर्याप्त है। जो एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम की एक चीज है। हाँ, अब इसके बाद से सारी व्याख्याओं को मतलब इसके आधार पर करने की कोशिश की है। अनसर्टेनिटी बराबर ना समझी, लिखो। ना समझी बराबर अनसर्टेनिटी, समझी बराबर सर्टेनिटी, खत्म। इतना बार लिखो, आगे चलो। अनसर्टेनिटी क्या चीज है? ना समझी। ना समझी। समझ गए बराबर सर्टेनिटी। एक शब्द के बराबर दूसरा शब्द नहीं बोले, ये व्याख्या बताओ। क्या जी? बोल के समझो। इनको कुछ और कुछ शौक जी है। बाबा, ये जो परमाणु की जब चर्चा करते हैं हम लोग, हाँ। तो परमाणु में अंश गति करते हैं। क्या जी? परमाणु के अंदर अंश घूमते रहते हैं। हाँ, तो ये जो अंशों में एक मात्रा भी होता है, हाँ। मात्रा के साथ गति भी होता है। हाँ। इन दोनों के संयुक्त रूप को ये लोग मोमेंटम कहते हैं, हाँ, संवेग। ठीक है। तो- यहाँ तक ठीक है। तो इसके अनुसार ये निश्चित नहीं होता है कि क्या? इनकी जो दिशा रहेगी, है? इनकी जो दिशा है, क्या चीज? परमाणु अंश, परमाणु के अंदर जो दिशा, कणों की जो गति, क्या दिशा होता है? तो परमाणु के चारों तरफ घूमते हैं। परमाणु अंशों का गति जब एक वलय में घूमता है, गोल गोल घूमता है, निश्चित दिशा में घूमता है, कभी ऐसा घूमे होते ही नहीं। अब किस बात की अनिश्चयता है बताओ ना भाई? अच्छा, जो स्पिन मोशन जो करते हैं वो निश्चित करते हैं, एक तरफ करवट लेते रहते हैं। अभी जो आपने धरती को देखते हो करवट लेते हो, कितने बार उल्टा घूमा होगा? तो जैसे एक परिवेश की दूरी है मध्यांश से, वो तो निश्चित नहीं होता, कभी पास भी आ जाता है, कभी दूर भी आ जाता है। वो अलग चीज़ है, वो बात अलग है ना। वो इस ढंग से है, एक प्यार से जो संभालने की वस्तु है, वो प्यार से हम एक निश्चित अपने व्यवस्था को समीकरण करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कितना दूरी, कितना नज़दीक तक हम प्रमाणित कर सकते हैं, वो स्वयं निर्णित किए हैं। परमाणु स्वयं निर्णित कर लिए हैं। उसके लिए आप क्या कर दोगे, मैं क्या कर दूंगा? एक तो उनका जो ये है वो निश्चित नहीं हुआ, इसका मतलब किसका? परमाणु अंश का जो गतिपथ है बिल्कुल निश्चित नहीं है। कैसा निश्चित नहीं है? परस्पर निश्चित नहीं है तो गतिपथ क्या है फिर? यही उल्टा सीधा शुरू हो गई। बाबा कभी पास आ गया, कभी दूर चला क्या गया। आपत्ति हो उसमें आपका? बाबा जब आपको कौन सा जैसा कि आप कभी पैर ऐसा कर लेते हो, आदमी बदल गए? बाबा जब दूर, आपका हाथ ऐसा हो गया आप अनिश्चित हो गए? जब ये क्या आदमी जात है भाई? जब बाबा दूर चला गया तो उसकी गति कम हो गई, कई को कम हो गई। पास आ गया तो उसकी गति बढ़ गई। कोई गति कम नहीं होता है ना ज़्यादा होता है। परमाणुओं का जो गतिपथ में जो गति है वो यथावत है, स्पिन मोशन है वो यथावत है, स्थिति यथावत है, गति यथावत है, ठीक है। अब रह गया ये गतिपथ जो है, ये ऐसा हम चलते हैं, थोड़ा सा ऐसा दूर से भी चल दिए, इधर ऐसे थोड़ा सा दूर से पास से भी चल दिए। ये जो इधर जितना दूर होता है इधर इतने ही पास होता है। डायमीटर उतने बना आप रहता है वो उतना ही। उतना है। अभी ये धरती जितने भी घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ, वो भी वैसे ही है। चलो रे आगे, चला गया। बाबा इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि रूप और गुण जो परिवर्तनशील है, ये इस यहाँ तक वो लोग देख पाए हैं और इस आधार पर बोलते हैं कि ये निश्चित नहीं है, बदल रहा है। रूप जो है ना, देखो परमाणुअंश का रूप कभी बदलता नहीं। परमाणुअंश समान है, सभी परमाणुअंश एक समान, ठीक है। और गठनपूर्ण परमाणु एक समान, प्राणकोशा एक समान, जागृति एक समान। 4 बिंदु इस धरती पर अभी मेरे पास मैं जितना समझा हूँ उसके अनुसार ये 4 जगह में समानता को देखा है। आप पूछ लीजिए। परमाणु अंश सभी का सभी समान है। तो परमाणुओं के रचना के अनुसार जहाँ जब वो अंश काम करना है वहाँ वही काम करता है। जैसा प्राणकोशा
ये पैर में भी काम कर रहा है, ब्रेन में भी काम कर रहा है, हृदय में भी काम कर रहा है, आतड़ी में भी काम कर रहा है। इसको सामान्य व्यक्ति समझ सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। देख लीजिए जैसा बनता है। ये आप इस पर थोड़ा सा बढ़िया से ठीक है। यहाँ आ जाओ ना, थोड़ा सा इसको पुष्टि कर दो। अनिश्चयतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन मतलब जहाँ से शुरू हुआ है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, वो इस रूप में शुरू हुआ कि ये जो एटम को देखना शुरू किया इन लोगों ने, एक जगह में नहीं रहते हैं, जो परिवेश में जो घूमना है अंशों का, उसको वो चार्ज कहते हैं, हम अंश कह रहे हैं। कुछ भी उन चार्जेस का जो लोकेशन है उसको जब तय करने जाते हैं तो ये पता लगता है अपने अपने बलबूते की नहीं रह जाता है। दो रिलेशन देखिए हैं? दो चीज है, एक तो उसका पोजीशन उसका निश्चित परिवेश दिखाई नहीं पड़ता है ना, हम देख नहीं पाते हैं, बताते नहीं है, दिख नहीं पाता है। ऐसा नहीं। और क्या होता है? और क्या होता है? वो जो आप कहना चाह रहे हैं परिवेश के आसपास वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना बाबा, हम ये कहते हैं हम जो देख पाते हैं, आँख तो हकीकत को देखता नहीं। आँख का मादा बहुत छोटा है, उस प्रक्रिया से हम सत्य को समझना चाहते हैं, वो होने वाला नहीं है, वो कभी होने वाला नहीं है। आँखों में सत्यता आता नहीं। एक आंखों से देखकर कुछ निष्कर्ष निकाला गया है बाबा। वो आंखों में जितना दिखता है उसके अनुसार निष्कर्ष न होगा। आंधी होल कैसा निकालोगे तुम? आपको आंख में जैसा दिखा वैसा निष्कर्ष निकाल ले तो चांद नहीं उसको देख लेंगे, मैं तो और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं उसको, ठीक है, फिर देख लेंगे इसमें से क्या निकल के आता है ना। तो उसको देखने जाते हैं तो उस परिवेश के चारों तरफ है ना एक निश्चित दूरी तक उस अंशों का होना पाया जाता है। तो हम परिवेश तो देख पाते हैं, पहला परिवेश, दूसरा परिवेश, तीसरा परिवेश, इस तरह से देख पाते हैं। लेकिन वो परिवेश को एक बिल्कुल लाइन में है ऐसा दिखता, बल्कि धुंधला दिखता है। एक दूरी है हर परिवेश के साथ जिसमें वो अंश दिखाई पड़ते हैं, है ना। ये देखा गया। इसके आधार पर जो उन्होंने प्रतिपादन किया वो ये है कि इसका जो होना है अंश का उस परिवेश में, इसको निश्चयता पूर्वक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्यों? अनसर्टेनिटी का अमाउंट है, एक अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है उस परिवेश में होने के लिए। क्या अनिश्चयता है बताओ ना भाई। यही तो बता रहा हूँ ना कि उस परिवेश से वो थोड़ा हटा हुआ होता है। ये कितना हटा हुआ होगा वो इस पे निर्भर करता है कि हम उसको बाहर से देखने के क्रम में कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो ठीक हो गया। एक मिनट उसको पूरा करते हैं। अच्छा। तो यहाँ से ये बात उन्होंने शुरू की कि हम उसके होने का है ना निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि वो उस परिवेश में किसी क्षण में कहाँ पर है। इतना तो हम बता सकते हैं कि इस परिवेश के आसपास इस संभावनाओं के साथ होगा। वो ठीक है था। इतना जो है प्रतिपादन है वो। ये बढ़िया है, ये अच्छा है। वो जो कोई कठिनाई नहीं होती है। ये देखिए ये प्रतिपादन अच्छा है, ना समझी का उतना जोड़ देने पर ठीक पूरा हो जाता है। सुनिए तो सही, कैसा 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 जोड़ना ये होगा मेरे हिसाब से कि गलती यहाँ पर नहीं है, गलती इस बात पर है कि इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालना कि जो ये अनिश्चितता यहाँ पर दिख रही है उसके ठीक ठीक स्थान निश्चित करने में वही अनिश्चितता पूरे अस्तित्व में है। हाँ, ये निष्कर्ष निकालते हैं। हाँ, एक स्थान में होने पर गति कहाँ हुआ। हाँ, देखिए पहले बात प्लस परस्परता का प्रभाव, उसके फलस्वरूप इतनी अनिश्चितता दिखती है। देखिए वो नहीं है, हाँ वही और एक फैक्टर उसमें जोड़िए, जो हमने जो उसको डिस्टर्ब किया है वो फैक्टर उसको काउंट कर रहे हैं वो लोग। हाँ उसको देखिए हमको प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम उसको जनरलाइज करने जाते हैं कि जैसा ये अनिश्चितता उस छोटे से स्थान पर दिख रही है मल्टीप्लाई होती है, वही अनिश्चितता पूरे अस्तित्व में है। हाँ, ऐसा सोचने गए सबसे नुकसान वो ही हुआ। तो इसमें हमारा कहना यह है, ना समझी हम कैसा कहते हैं। पहली बात यह है, हाँ, पहला मुद्दा यह है
आंखों में किसी संपूर्णता अमाता नहीं, एक तो बात ये रखा है। नंबर 2, किसी वस्तु को हम अंगुली किए बिना हम पहचानते ही नहीं हैं। अपने स्वरूप से विचलित किए बिना, परेशान किए बिना हम किसी वस्तु को, मूल वस्तु को देखना जानते ही नहीं है। 2 हो गया। तीसरा फैक्टर यह है गति और स्थिति। अविभाज्यता के साथ सर्वाधिक गति को प्रदर्शित करता हुआ परमाणुओं का परिवेशी अंशों का गति को, जो एक जगह में आप ये पाने के लिए कैसा कल्पना करते हैं, ये 3 फैक्टर इसके साथ जुड़ता है। एक फैक्टर और बाबा, परस्परता का प्रभाव। हाँ, वो जो परमाणु है और परमाणु अंश है, वो सब बाकी सब परमाणुओं के परस्परता में है ना, उसका जो प्रभाव है सभी रहता है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ रहना एक आवश्यकता है। ये जो एक दूसरे के साथ होने का फल ही है, ये अपने अपने परिवेश में है ना, जो इसके नैसर्गिकता में ये है, इसके नैसर्गिकता में ये है, इनके कारण से ये इनकी हंसी, इनके नैसर्गिकता से इसकी हंसी, जो इन दोनों का अस्तित्व बरकरार रहने की इसका प्रमाण ये स्वयं में सिद्ध करता है। उसके बारे में हम अपने मनगणंत, क्योंकि हम स्वयं पगलियान हैं, बत्ती निकल गई है, इसीलिए परमाणु में भी बत्ती निकला है, ये कह रहे हैं। कहने की मतलब इतने आगे चल रहे हैं। बाबा ये उल्टा कहते हैं, एक परमाणु का बत्ती निकला है इसलिए हर आदमी की बत्ती निकली। वही आपने, वो तो ठीक है, इसीलिए वो दोनों एक ही हुआ ना, काउंटर चेक हुआ ना। ये मनुष्य का बत्ती निकला है इसलिए परमाणु का बत्ती निकला है, वो कहते हैं परमाणु का बत्ती निकला है इसलिए मनुष्य का बत्ती निकला है, ये वो कहते हैं। ठीक है, दोनों का रिजल्ट, एंड रिजल्ट वही है। ठीक है ना? उसको ऐसा कहना ठीक होगा। हाँ, क्या होगा बताओ, कोई अच्छी विधि बताओ। यहाँ तो से यहाँ बाबा आप तो इस शब्द को सुनने को तैयार नहीं है। किसको? अनसर्टेनिटी शब्द को आप सुनने को ही तैयार नहीं, कैसे कोई बोलता? अनसर्टेनिटी नाम की कोई चीजें होती नहीं। यदि अनिश्चयता नाम से यदि आप कहना चाहते हैं हिंदीकरण में, अनिश्चयता नाम की कोई चीज होती नहीं। मनुष्य निश्चयता को पहचानने में असमर्थता बनी रहती है। वो सामर्थ्य को जोड़ा जाए। इसमें जिस घटना का वो विवरण दे रहे हैं, उस घटना को हम ठीक से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही उसको एक्सप्लेन अपन करेंगे। और उसमें गलती कहाँ हो रही है निष्कर्ष निकालने में, वो भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो घटना तो ये घट रही है कि हम परमाणु अंश को देखने जा रहे हैं। वो परमाणु अंश जो अपने आप में गति में है ना, स्थिति में है, को बनाए हुए हैं, परस्परता में है दूसरे परमाणु अंश और परमाणुओं के, है ना, उसके प्रभाव के कारण, सम्मिलित प्रभाव के कारण उस परिवेश जो उसका परिवेश अपना है, उससे इधर उधर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाँ, वो ठीक है, वो परिवेश के आधार पर वो ठीक है ना। ये इतना तो तुम्हारा ठीक हो गया, ये बात फिट हो गई। अब हम उसको जब देखने जाते हैं तो हमको वो उस परिवेश विशेष में नहीं दिखते, उसके आसपास दिखते हैं, है ना। समझ गया? ऐसा दिखना है, उसको अगर हम कह रहे हैं कि अनिश्चयता है, समझ गया। थोड़ा ये जो अंतिम गोल है ना, टेढ़ी मेढ़ी होने के आधार पर वो जो कहते हैं, वो उनका आंखों की धोखा है। वो नहीं धोखा नहीं, उसमें तो पूरा उसको देखा नहीं। हाँ, बात वही। ठीक है। इसलिए उसको ही सिर्फ देख कर कह रहे हैं कि ये अनिश्चयता है। सही बात। ठीक तो हो गया। ठीक तो हो गया। दूसरी गलती ये हो रही कि उस अनिश्चयता के आधार पर सबको निकाल रहे हैं कि सब अनिश्चय है, अनिश्चय है। ये और भी धोखाधड़ी हो गई, जिसको उनके दिए हुए एक्सपेरिमेंट को भी हम ध्यान से देखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। बहुत बढ़िया हो गया, खत्म हो गया बात। वो सापेक्षता का जो बात है, मैं समझता हूँ यहाँ ठीक है। तो सापेक्षता की बात में पहला मुद्दा है, हर एक परमाणु अपने वातावरण सहित परिपूर्ण है, क्योंकि उसका आचरण निश्चित है। जिसका आचरण निश्चित नहीं है वो परमाणु हुआ नहीं है। ठीक है, हर परमाणु का अपना आचरण निश्चित होने के आधार पर वो अणु के रूप में, अणुरचित रचना के रूप में अपने वैभव को व्यक्त किया है। ठीक हो गया।
उसी भांति एक प्राण कोशा अपने वातावरण सहित संपूर्ण, ठीक है, वह संपूर्णता के साथ अपने आचरण को निश्चित आचरण को देता जाता है। उसके आधार पर एक वनस्पति रचना से लेकर मनुष्य शरीर रचना तक की, श्रेष्ठ रचना तक की अपने को प्रमाणित किया। इतने बात अपने को समझ में आता है। उसके बाद जीवन में जो गठन पूर्णता परिणाम से मुक्ति के लिए होना है, जीवन के जो स्वरूप में जीवन अपने वातावरण सहित संपूर्णता के साथ साथ वो अक्षय बल, अक्षय शक्ति को प्रमाणित किया है। और वही चीज़ पुनः जागृत होकर के जो यथार्थताओं को, वास्तविकताओं को, सत्यता को जीवन में आचरण में प्रमाणित करने के कार्यक्रम के तहत क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को प्रमाणित करता है। इतने तो कथा है, ये राम कथा। इसमें कौन सा बड़ी भारी पंचायत है भाई। इससे जो है ना हर एक अवस्था, हर एक का आचरण निश्चित है, इसलिए हर एक निश्चित है। इसमें सापेक्षता का क्या मतलब आ गया भाई। हमारा दिमाग की खराब के अलावा क्या चीज़ होगा। दिमाग की कारखाने के अलावा क्या आता है सापेक्षता, बताओ। अनिश्चयता कहाँ से आता है। जब अस्तित्व निश्चित है, विकास निश्चित है, अस्तित्व स्थिर है, होना स्थिर है। क्या बात है महाराज जी। विकास और जागृति निश्चित है, यही लिखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपना व्याख्याएं जो देना है विभिन्न आयामों में, उसको मार्क करिए, उसको पूरा करेंगे, वो ठीक है। बाबा जी, जीवावस्था से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं हैं। हाँ। जिसमें से प्रथम देसी गाय व जर्सी गाय का तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा विस्तार से समझें। ये संकर प्रणाली और स्वाभाविक रूप में वंश के बात है। किसी जीवों के साथ अन्य जीवों के एक प्रकार लेकर एक संकरता को जो उत्पन्न करने की विधि से जर्सी गाय के बारे में अभी सोचा जा रहा है, सोचा गया और जर्सी गाय को तैयार भी किया गया, तैयार करके लोगों को दिए भी गए। किंतु संकर जाति में ये देखा गया वंश जो है ना स्थिर नहीं हो पाता है। संकर तो कर देता है किंतु संकरता की स्थिरता अस्तित्व में नहीं होता। शनै शनै संकरता पुनः क्षरण होते होते वो पुनः जहाँ पहुँचना था पहले की यथास्थिति था या उससे बदतर स्थिति है, वहाँ पहुँच करके अंत हो जाता है। ये संकर प्रणाली स्वयं मनुष्य का एक आपराधिक मानसिकता है। संकर प्रणाली का सोच मानव परंपरा के लिए एक आपराधिक मानसिकता का द्योतक। अपराध को सोचे बिना संकरता को सोचा नहीं जा सकता। इसको बारंबार ये प्रकृति इस प्रकार से बताया है, संकरता तब तक वास्तविक नहीं हो सकता वास्तविकता के सूत्र से जुड़ा हुआ संकरता ना हो। उसी को उन्नत माना जाए। वंश का उन्नत या बीज का उन्नति तभी माना जाए जब तक वो वंश और बीज परंपरा ना बन जाए। तो उस परंपरा जब तक नहीं बन सकती है तब तक वो अपने आप में क्षरण होना पाया जाता है। अर्थात प्रकृति अस्वीकृति, प्रकृति के लिए अस्वीकृत होने का विधि ये स्पष्ट होती है। प्रकृति जब अस्वीकार करता है उसको हम प्रस्तुत करते हैं, हम न्यायिक कब हुए, हम न्यायिक कब हुए, एक सोचने की काम है। प्रकृति विरोधी जितने भी हम सूझबूझ तैयार करते हैं अपने अनुसार बहुत बड़ी भारी तीर मारे ऐसे ही ना सोचते हैं कि तो वो तीर मारी कहाँ पहुँचा, वो क्या प्रकृति स्वीकारी नहीं स्वीकारता है तो हम कहाँ न्यायिक हुए, न्यायिक नहीं हुए तो हम कहाँ समाज के लिए मानव के लिए उपयोगी कब बने। माने
प्रकृति विरोधी होकर के हम मानव का उपकार करते हैं, ऐसा सोच के बहुत कुछ काम कर गए। इसीलिए प्रकृति के साथ अपराध करना, ये भी घोषणा करना, झूठी घोषणाएं हैं, हम मानव का उपकार कर रहे हैं। अभागा मानव ये भी सोचता रहा बहुत सारा, ये बड़ा उपकार हो रहा है। जर्सी गाय आने से कई लोग ऐसा सोचे अवश्य है, हमारे सामने की बात है, ये बड़ी उपकार हुआ, ऐसा भी सोचा गया, जबकि प्रकृति विरोधी है। प्रकृति विरोधी का आधार कैसे स्पष्ट होता है? प्रकृति विरोधी यही स्वीकार नहीं, प्रकृति कहाँ स्वीकार है? संकरता को वंश परंपरा नहीं, वंश परंपरा स्थिर नहीं हुआ। वंश परंपरा जब स्थिर नहीं होता है तो प्रकृति कहाँ स्वीकारता है? बीज का परंपरा यदि स्वीकार नहीं होता है तो बीज का उन्नत बीज होने का कहाँ प्रमाण है? बीज को हम डालते हैं और उससे जो दाना होता है वो बीजा नहीं बनता है, तो प्रकृति कहाँ स्वीकार है? जो संकरता को हम तैयार करते हैं, क्योंकि हम ज्ञानावस्था की इकाई है, अपराध भी करते हैं, कर सकते हैं, न्याय भी कर सकते हैं, इस अवसर को हम दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, दुरुपयोग किया, वो प्रकृति स्वयं उसको लात मार के अलग करता है, उसके बाद भी हम जूझे रहते हैं। हम कितना अपराधी हैं, एक सोचने की मुद्दा है, ये सोच सकते हैं कितना भयंकर अपराध के लिए हम तुल गए हैं। वो भी, ये भी एक साथ साथ सोचा जाता है, अपराध से, अपराध विधि से, अपराध की सोच से, अपराध प्रवृत्ति से आदमी सुखी नहीं हो सकती। ये भी, यद्यपि न्याय अभी आदमी को समझ में नहीं आया है, ये भी सच्चाई है। मैंने इसको अच्छी तरह से आजमाया है। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान जो जजेस होते हैं, उनके साथ 3 लोगों से हम बात की है। सुप्रीम कोर्ट को न्याय की पता नहीं, न्याय सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता है, किंतु न्यायालय लिखा रहता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय ऐसा लिखे रहते हैं। मैंने उनसे बजाय न्यायालय का को लिखते हो, ऐसा मैं पूछा। वो तो लिखने की क्या है? तो क्या क्या शिव भोजनालय, शिव कहाँ रहता है वहाँ, ऐसा बोलते हैं। तो मैं पूछा, तुम न्यायमूर्ति फिर काय को कहलाते हो? हमारे है तो परंपरा है, दरिद्र को, मैंने दरिद्र आदमी को मैंने कुबेर नाम होता ही है, ऐसा वो बोलते हैं। दरिद्र आदमी को कुबेर नाम रखा जाता है, ऐसा बोले भाई, हम क्या कर रहे थे? तो ये नाम के पास आप मत जाइए, संबोधन के पास मत जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई न्याय का रूपरेखा, हम यदि दावा करें, सुप्रीम कोर्ट दावा करें कि हम न्याय जानता हूँ, नहीं, वो चीज़ नहीं है। धरती में जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं, किसी के पास न्याय का स्वरूप नहीं है। इसके बावजूद न्याय विरोधी कार्य से आदमी सुखी नहीं हो सकता है। इसकी घंटी घर घर में, जन जन में बजाई जाती है। हो गया? ये बात सच्चाई है। इसीलिए प्रकृति विरोधी कार्य करके हम सफल होने की सोचना एक से एक सिली की बात है। ऐसे काम को करना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जर्सी गाय का वंश परंपरा स्थिर नहीं होने के कारण उसका दूध पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, दूध के साथ ये को प्रभाव पड़ता है। जब वंशी स्थिर नहीं है, उनका रसों का संतुलन तो हो ही नहीं सकता उस परंपरा का। सभी सही बात तो ये है, रस ही जब संतुलित नहीं है, असंतुलित रस परंपरा में बनी हुई दूध से आदमी कैसा ठीक होगा? यदि आदमी पीता भी है, वो ठीक आदमी कैसा होगा? जितना इस प्रकार की असंतुलित प्रकृति विरोधी रसों से, माने यदि हम आदमी पालना चाहते हैं, उतनी ही आपराधिक प्रवृत्ति में ही वो जाएगा, उससे कम तो होगा नहीं। जबकि अपराध अभी ठीक से अपने को समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी कितने भी अपराध संहिता लिखा गया है, जो प्रकार लिखा गया है, वो भी कभी कभी ऐसा लगता है ये पूरा लिखा नहीं गया है। नया नया प्रकार के अपराध निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आदमी अपराध को शोध करने में
और नया अपराध करने में प्रवृत्त हो सकता है। न्याय तो होना नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रकृति सहज विधि से मानव का अवस्थिति इस धरती पर हुई है। संकर विधि से ये आया नहीं है। कैसा आया है? प्रकृति सहज विधि से इस धरती पर मानव का अवतरण है। जो प्रकृति विरोधी विधि से अब मानव का अवतरण नहीं है। प्रकृति विरोधी विधि से कोई भी द्रव्य को, कोई भी वस्तु को मानव सेवन करेगा, अपराध करेगा कि न्याय करेगा। न्याय की भले अभी पता नहीं है, आगे पता लग जाए, ये आशा तो है। ठीक है ना? उसके योग्य होने के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति सहज विधि से हमको चलने की आवश्यकता है। प्रकृति विरोधी विधि हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, ऐसा मेरा सोचना। दूसरी बात वो भी है उन्नत बीज विधि भी, जो बीजों को भी जो उन्नत किया, उसमें ये अभी लोगों को भी समझ में आया होगा। इसके साथ व्यापारिक बात ज़्यादा हो गई बीज में। संकर जीवों के बारे में बहुत ज़्यादा व्यापार फंसा या नहीं फंसा हम नहीं जानते हैं, तो किंतु संकर बीज तो बिल्कुल व्यापार की चंगुल में नखून में पकड़ में आ गए। संकर बीजों को करने में जो सफलता मिली है, इससे क्या हो गया, देश की धरती की किसानों के पास जितने भी बीज थी वो सब गायब होने लगे। हर वर्ष 200 100 बीज प्रकार की बीज गायब होते जा रहे हैं। कितना? 100 200 प्रकार की बीज ये किसानों के पास से समाप्त होता जा रहा है, पूरा देश धरती में। ये कुछ दिनों बाद जो किसानों के पास एक भी प्रकृति सहज बीजे नहीं रहेगा, और उसके बाद जो है ना, समुद्र की उस पार से बीजा मंगवाइए, बीजा देना बंद हो गया, आपका कृषि बंद हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद बचता क्या चीज़ है? सुअर बचता है, मछली बचता है, उसको खाइए, उसी को खाइए, उसी को पालिए। उस जगह में आदमी जा रहा है। ये कुल मिला करके मानव को व्यापार कितना अच्छे ढंग से धोखा कर सकता है, दगा कर सकता है, उसका एक बहुत अच्छी उदाहरण आ रहा है। धीरे धीरे चलते चलते किसानों के दरवाजा तक तो आ चुकी है दगाबाजी, धोखाबाजी, ये किसानों के दरवाजा तक आ चुका। अब वो कितना देर में ग्रसित कर लेगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष, ये चल सकता है, किंतु आ चुकी है। अच्छा, इसके साथ ये भी सच्चाई है, इसको जागृत करने के लिए अपने पास सही तौर तरीका भी अभी स्थापित नहीं हुई है। कोई सटीकता से इसमें जागृत कर सके, इसमें जागृति विधि से उनमें एक स्वावलंबन की रास्ता मिल सके, उस प्रकार से जागृत करने का कोई तौर तरीका भी कभी स्थापित नहीं हुई है। आरोप प्रत्यारोप तो चालू है, किंतु आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं है। वो सुविधा के माने वशीभूत हर किसान भी है, हर मजदूर भी है, हर विद्वान भी है, हर बेवकूफ़ भी है, हर जो है ना नेता भी है, सभी कोई सुविधा के वशीभूत ही हैं। वो सुविधा के वशीभूत होने का फलस्वरूप ये सारे बीज ये किसानों के हाथों से खसकती चली जा रही है, और कई सैकड़ों प्रकार की बने धान का किस्म ये हमारे देश से उठ चुके, अब वो नहीं है। हाँ, अभी हम कम से कम 60 वर्ष का तो हमारे पास ध्यान है, तो ये 60 वर्ष की पहले हम जो जितना प्रकार की धानों को देखा था हमारे आँखों में, उसमें से कम 60-70 प्रकार की तो हम जानता हूँ, वो धान अब नहीं है, वो अनाज अब नहीं है, वो बीजे नहीं है। वो बीज को कब कितने बरसों में, कितने प्रयासों में, कितने परिश्रम से आदमी प्राप्त किया था, इसको कौन आकलित करने जाता है, इसको कौन इतिहास लिखने जाता है, कौन बताने जाता है, किसको उतना फुर्सत है, किसके पास उतना फुर्सत है, किसके पास उतना वो माने साधन है जिससे कि हम ये सब कर दूं। ये इस प्रकार के हम फंसे हैं, बुरी ढंग से फंसे तो है, इसमें दो राय नहीं। विज्ञान के नाम से, विज्ञान के प्रति समर्पण है जो कुछ भी,
वो समर्पण के पीछे बड़ी दगाबाजी है, ये बात सच्चाई है, इसमें तो राय नहीं। बाकी जो कुछ भी बाकी जो कितने दिन में सबका गला कटेगा या कोई किसी एक का बचेगा, सबका कटेगा, वो आगे भविष्य बताएगा, किंतु दगाबाजी तो सही है। वो उसका असर होना 1 वर्ष में हो जाए, 4 वर्ष में हो जाए, 3 वर्ष में हो जाए, यदि हम चेतेंगे नहीं, इसको रोकने की कहीं ना कहीं अपने पास कोई मादा ना आवे, वो तब तो आहत होना बहुत जरूरी है, आहत होके ही रहेगा। ये हमारा सोचना है। आपको ये बताया था एक पहले ही, संकरता जो है ना, उन्नत बीज विधि भी ये संकर विधि है। बीज में उन्नत बीज प्रक्रिया होता है, बीज गुणन प्रक्रिया, बीजों में जो है बहुत ज़्यादा गुण परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है, वो भी एक संकरता ही है। जैसा टोमेटो को तैयार किया गया, संकर विधि तो है ही है, ठीक है ना। तो संकर विधि के लिए आपको बताया, रस जो है ना, इसमें जो रस जो होता है प्राकृतिक रूप में, जो सप्तधातुओं के रूप में जो परिणत होने के लिए प्रकृति जो प्रयुक्त किया है, जिसमें मानव शरीर रचना में 7 धातुओं का 24 प्रकार की रसों का जो नियोजन किया है, तो इन 24 प्रकार की रसों का जो एक प्राकृतिक स्वरूप, ये सप्तधातुओं को प्रमाणित करने में सार्थक रहे हैं, जिससे ये मानव का शरीर रचना जो जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने योग्य बनाने में सार्थक रहा। अभी जो है ना, हम कुछ भी इसमें विकृति करते हैं, ये जागृति के लिए योग्य रहेगा नहीं रहेगा, आगे अपन सोचने की बात है। और मानव के साथ भी कुछ ऐसे खिलवाड़ करने के बारे में जा रहे हैं, ठीक है। कल वो संकेत ठाकुर बताता रहा, ठीक है। ये सब करने के बाद वो जो स्वयं में स्पष्ट होगा, ये मानव जो है ना वास्तविक प्राकृतिक मानव के रूप में रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने वास्तविक अभी जो है ना, अभी भी प्राकृतिक रूप में मानव, पशु मानव, राक्षस मानव के पद से बहुत ज़्यादा विकसित तो हुआ नहीं है। अभी मानव, देव मानव, दिव्य मानव के रूप में विकसित होना, जागृत होना ये बाकी है। उसी के पहले ये पशु मानव, राक्षस मानव की हुई और विकृत करने के लिए यदि कोशिश करते हैं हम, और पीछे जाने वाली बातें हो सकती है, आगे जाने वाली बात तो हो नहीं सकती। ये बात हम कहना चाहते हैं। इसमें हमारे अनुमान ऐसा है, हमारे प्रयोग तो इसमें अभी हम तो किए नहीं हैं। तो संकर प्रकार से जितने भी बीज के बारे में सोचते हैं या जीव जानवरों के बारे में सोचते हैं, इससे मानव को हानिप्रद स्थिति बनेगी, इससे मानव का कोई सहायता होगा नहीं। मानव मानसिकता के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव व्यवहार के लिए, मानव का सोच विचार कार्य प्रणाली के लिए ये कोई सहायक होने वाला नहीं, और भी हानि ही होगी। अभी मानव पूरा मानव परंपरा जागृति के पद में पहुंचा ही नहीं है, उसी के पहले और अंगुली करना शुरू कर दिया। ये स्थिति आ रही है। आगे बढ़िए। हाँ बताइए। चौथा पॉइंट कंटिन्यूएशन हो जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती का स्वरूप क्या होगा? हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती का आज का फॉर्मेट यही है, चौखट यही है। घर में काश्तकार के पास गौशाला हो, पहला कंडीशन, और कोई हाच पाच हो नहीं सकती। दूसरा, कोई विधि से काश्तकार टिक नहीं पाएगा। मानिए ये उड़ते ही अब वो हो गया, उसके लिए हाथ पैर सब लग चुकी है, ब्लास्ट होने की जगह में आ चुका है। तो सर्वप्रथम गौशाला, गोपालन से 2 प्रकार की फायदा। घर में घी, दूध, माठा, दही, ये उपप्रकरण पूरा हो जाता है। दूसरा भाग गोबर मूत्र से जो गोबर गैस पैदा करना, उससे ईंधन व्यवस्था, चूल्हा चौकी पूरा हो गया।
तीसरा, उससे कंपोस्ट खाद तैयार करना। कंपोस्ट खाद तैयार करके खेती को उर्वरक बनाना, जिसको छोड़ करके दूसरे विधि से, कोई विधि से किसान बचने वाला नहीं है, उजड़ेगा ही उजड़ेगा। ठीक है। दूसरा, ये सामान्य रूप में हर जगह में जो देशी बीजा है उसको सुरक्षा करना, ये उन्नत बीजा के प्रति अपने विश्वास को सर्वथा हटाना, सर्वथा लवलेश भी उस ओर नहीं जाना। तभी किसान अपने घर में अपना दाना पानी खा करके अपने बच्चों को स्वस्थ देख पाएगा, नहीं तो 12 बाट हो रही वाला है। जो अभी 3 बाट होगा तो 14 बाट होगा ही। ये आने ही वाला दिन है, ये कहीं दूर नहीं है, तो ये पास आ चुकी है। तो इसका साधारण फॉर्मेट यही है। इसी चौखट में यदि जी पाता है आदमी, किसान, वो किसान ही सही है, वो परंपरा सही है। उनको देख करके अनेक लोग सुखी हो सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, अच्छे ढंग से जी सकते हैं। इसको छोड़ करके दूसरा उपाय अपनाया, वो मरने की, वो तो चले ही जाना है, वो उसको मान लीजिए। हाँ, उजड़ना ही उजड़ना। उन्नत बीज बनाने के लिए एक संकर विधि अभी हम लोग देख रहे हैं वैज्ञानिक लोगों द्वारा, तो क्या उन्नत बीज बनाने की और कोई दूसरी विधि है जो परंपरा को स्थापित कर ले? ये जो उन्नत बीज का मतलब क्या है वाला बात है, ज़्यादा पैदा होना एक तो भाग्य है, वो बढ़िया गुणवत्ता उसका बढ़िया होना, 2 ठीक हो गए। तो मैं समझता हूँ लोगों का सोचना ऐसा है, वास्तविकता क्या है, दोनों को कुछ सोचने की बात है। हम एक छोटा सा कृषि करते हैं, छोटा सा जगह में। देखिए, देशी बीजा और गैया का खाद डाल करके हम दाना पैदा करते रहे। यद्यपि हम छोटा सा जगह में करते रहे, हमारा आवश्यकता कम रहा, ये सब बातें हमारे साथ जुड़ी हुई एक बात सही है। इसके बावजूद हम देशी बीजा, देशी खाद, घर का खाद डाल करके हम देशी बीज से 1 एकड़ ज़मीन में 45 बोरा धान से 50 बोरा धान पैदा किए हैं। धान का हम वजन देखे हैं, जिस प्रकार के हम धान पैदा करते हैं, अभी भी हमारे पास वो बीजा है, हम हर वर्ष उसको डालते ही हैं। और उस बीजा में 1 बोरा बीजा 80 किलो होता है। मैं समझता हूँ धान में उससे अच्छा कोई वजनदार धान होगा नहीं। अभी हमारे सामने जितने भी हम धान देखे हैं, उससे अच्छा वजनदार नहीं है। दाना के स्वरूप में छोटा दाना है, बहुत छोटा दाना, लंबाई भी छोटा है, मोटाई भी छोटा है। उसको हम लोग प्रेम कोदई कहते हैं, कोदई जैसा दाना। इस प्रकार की दाना का नाम है। इस दाना को हम खेत में डालते हैं और उससे पैदा होता है, उसको करते रहे। तो अभी 10 वर्ष 15 वर्ष पहले तक हम करते रहे। उसके बाद हमारे बच्चे पढ़े लिखे आ गए, तो उसके बाद हम सोचा कि ये पढ़े लिखे हैं भाई, अभी बुद्धिमान हो गए हैं, ये करेंगे। पता चला 10 वर्ष करते तक में 1 एकड़ में 5 बोरा धान गाए गए। हमारा घर की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात हम नहीं जानते हैं, हमारा घर की बात हम कह रहे हैं। 5 बोरा धान उसी खेत से गाए गए। मैंने पूछा कि भाई ये सब क्या हो गया? वो कीड़ा काट दिया, वो ये हो गया, वो क्या बैठ गया और धस गया, सड़ गया, गोल हो गया, और क्या कहते हैं वो क्या फाफा खा गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, आगे वर्ष ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे वर्ष पुनः 4 बोरा होगा। अब क्या हो गया रे? पुनः वो सब हमको पुराण पंचांग बताते ही रहे। ये कब तक होगा पूछो। तो ये होते होते थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा कि ये ठीक होने वाला नहीं है। अभी हम लोग पुनः गत वर्ष से थोड़ी सी उस ओर ध्यान देना शुरू किया। गत वर्ष थोड़ा सा खाद वाद ला करके डाले गए
इस वर्ष वो किए हैं दाना, गत वर्ष भी किए थे, थोड़ा सा अच्छा हुआ था, 18-20 बोरा धान हुई थी। अभी इस वर्ष किए हैं, अभी कहाँ हम पहुँचते हैं देखेंगे। ये हमारा रोग राटा का हो या रोना धोना का हो या खुशहाली का हो, कुछ भी का हो, हम स्वयं बैठे हैं आपके सम्मुख, हमारे घर गांव की बात। तो ये तो हुई मैंने वो खाद, जो वही रसायन खाद, उन्नत बीज, ये सब डाल करके अंततः वो खेत अभी कितने दिन में वो ठीक होगा, पाक में आएगा, वो अपने स्वरूप में आएगा, हम तो अभी भी नहीं कह पा रहे हैं। अब इस वर्ष में हम देशी खादें डाले हैं, गत वर्ष भी डाले थे। इस वर्ष ये इस वर्ष को थोड़ा सा फसल को देखते हैं, लगता है कि फसल तो देख सुनने में तो ठीक लगता है, जब बीजा गीजा घर आएगा तबे ना पता लगता है किसान को। उसके पहले अपने को क्या पता लगता है? घर में आ गया वही किसान का धन है, ठीक है ना, वो तब तक धन नहीं है मेरे अनुसार। आप लोग कैसा सोचते हैं पता नहीं है। हाँ, तो घर आ गया तब उसको मानिए। हाँ, यही मानना चाहिए। तो इस वर्ष भी ऐसा कर रहे हैं। कहना ये ज़्यादा माने हम सोचते हैं पढ़ लिख करके, विज्ञान बहुत सही काम कर रहा है सोच के चले। इस अमायकता, मैंने एक प्रकार से भगवान सब कुछ करता है सोच करके हम सब बातों को भगवान को जोड़ते रहे। अब भगवान कुछ करता वर्ता एक भी नहीं है। भगवान से हमारे बातचीत हो गई है। भगवान को कोई फुर्सत नहीं है जिन किसी को मिटाने के लिए, किसी को बनाने के लिए, आप मानिए, ठीक है। उनके पास ऐसा कोई दफ्तर नहीं है इसको मिटाते रहो, इसको बनाते रहो, नहीं, ठीक है ना। भगवान ऐसा कोई बुद्धू भगवान कोई बैठा नहीं है अस्तित्व में, ठीक है। नहीं है, ही है उन्नत बीज है ना, परम उन्नत बीज वही है जो IR 36-35 जितने भी कहते हैं ना, 1 एकड़ में कभी भी को मूड़ पटक के मर जाए, 50 बोरा धान अच्छे से अच्छे जमीन में, और ये जो रसायन खाद कुड़िया ले, उसके ऊपर जितना कीटनाशक दवाई है उड़ेल दे, 50 बोरा धान गाने वाला इस छत्तीसगढ़ में एक भी आदमी नहीं मिलेगा, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। उसको उन्नत बीज कहा थे, हम जो पैदा करे थे क्या उन्नत बीज नहीं है? ये ज़्यादा उपराज की बात कहते हो, वो सबूर से काश्तकारी किया जाए। ये जितने भी हमारे पास धान हैं सभी उन्नत धान हैं, ये आपको याद दिलाना चाहेंगे। सभी प्रजाति की धान ये उन्नत प्रजाति है, और इसको घटिया बना करके उन्नत के नाम से हम बेचते हैं, क्योंकि पैसे से लाते हो इसीलिए उन्नत हो गया। घर में रहते तो कोई उन्नत ना हो, वैसे ही खाद गोबर हो गया। तो जैसे बासमती धान है 1 एकड़ में बहुत कम होता है, और जो आप प्रेम खुदाई बताया बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? वो बात थोड़ी सी और सोचने की बात है। देखिए, ये सुगंधी वाला धान होता है जितने भी, ये इतना ज़्यादा धान होगा नहीं। हम सुगंधित धानों में देशी धान, मैंने ये जो बासमती भी यहाँ के स्थानीय नहीं है, यद्यपि देशी है। सबसे कम धान होने वाला जो ये जो प्रजाति देखा, बासमती धान कम से कम होता है। जैसा इस देश में, इस छत्तीसगढ़ में काली मूछ नाम की एक धान पैदा करते हैं, बहुत अच्छी धान कहलाता है, सुगंधीदार धान। वहाँ जो विष्णु भोग नाम की पैदा करते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ में और था वो क्या हो, दुबराज। और दुबराज धान का तो गंध तो चले गया, दुबराज नाम रह गया, ठीक है ना। तो वो गंध तो मर गया पूरा का पूरा, अब दुबराज में गंध नहीं है। लोहंदी है, लोहंदी, हाँ लोहंदी है। लोहंदी धान भी काफ़ी अच्छा होता है, फिर भी वो हम जो बोला वो प्रेम को दे उसके बराबर नहीं होता है। वो भी लोहंदी भी काफ़ी होता है, 35-40 बोरा तक हम पैदा किए हैं। किंतु
ये वो धान के बराबर में और दूसरा कोई धान हुआ नहीं। और एक होता है वो धान में हम लोग बहुत झरन देखते हैं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जगह में करते नहीं हैं, बीजा रखे हैं। वो भी ऐसे ही 50 बोरा होता है, मोटा धान है। उसको क्या तो हमारे यहाँ नाम रखते हैं। ये इस ढंग से काम है महाराज, ठीक है। तो कहना है हमारे पास जितना धान का बीजा है वो सर्वोपरि उन्नत बीजा है। उससे ज़्यादा उन्नत बीजा ये 2000 वर्ष ये लैबोरेटरी में बर्बाद करते रहे, तभी भी उससे ज़्यादा उन्नत बीजा ये बना नहीं पाएंगे। 2000 वर्ष उन्नत बीजा बनाते जाओ, एक एकड़ में 50 बोरा धान बनाते पैदा करने वाला धान को ये दे नहीं पाएंगे। मैं जब तो भी कोई देखना चाहते हैं हम उपराज करके दिखा दूंगा, आप आओ हमारा घर नाप तोल के देख ले। हम किए हैं, अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ऐसी है, इसीलिए विश्वास से रखना चाहिए। अपने घर गांव में जो कुछ भी बीज है, यहाँ का वातावरण के लिए सर्वोपरि ये एक प्रकार से घरवा हो गया है, धरोहर हो गया है, यहाँ के लिए अनुकूल हो गया है, हमारे लिए अनुकूल हुआ है, आपके लिए अनुकूल हुआ है, धरती के लिए अनुकूल हुआ है, हवा के लिए अनुकूल हुआ है, पानी के लिए अनुकूल हुआ है। इससे अच्छा हाइब्रिड क्या होगा भाई? इससे ज़्यादा उन्नत बीज क्या होगा? और यहाँ के हवा के लिए अनुकूल ना हो, जल के लिए अनुकूल ना हो, आदमी के लिए अनुकूल ना हो, उपराज के लिए अनुकूल ना हो, खाद के लिए अनुकूल ना हो, और कीटनाशक माने उपायों के लिए अनुकूल ना हो, वो सब हाइब्रिड आए। ले जाओ पैसा दे आ लावा, जल्दी दरिद्र हो जावा, और इसके अलावा काचो होए का नहीं। यहाँ ये कुल मिलाकर के काश्तकारी पर जो विज्ञान और व्यापार दोनों का संयुक्त गाज गिराया हुआ बात ऐसा है, इससे फायदा नहीं है। इस पर हम विश्वास रख करके हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, सिवाय परेशानी मोलने की। चलो भाई महाराज, ये टिश्यू कल्चर क्या चीज़ है? क्या हाँ। प्राकृतिक है या देखो, कल वो बात हुई थी संकेत ठाकुर से, वो जो कर रहा है वो उनका जो है वास्तविक अंकुर को लेकर के ही वो अंकुरों को पैदा करते हैं। ये ऐसा करते हैं, यदि केले का मूल अंकुर से ही शुरू करते हैं वो। उससे यदि परंपरा बनता है, परंपरा नहीं बनता है तो वो ठीक नहीं है। यदि मैंने कहा टिश्यू कल्चर से केले का पेट बनाया, उसमें से जो पीका आता है वैसे ही केला वो देता है, तब तो ठीक, कोई आपत्ति नहीं। डालने के बाद ये देखते हैं कि जो धनिया है उसकी सुगंध कम हो जाती है, हाँ खत्म हो जाता है, वो तो बताए ना, उसका स्वाद कम हो जाता है। हाँ। इसका क्या कारण है? इसको क्या मानेंगे? हाँ, इसका कारण यह है बाबा, धरती का जो एक स्वाभाविक गुण है, धरती में जो कुछ भी हरियाली पैदा होता है उससे खाद होता है। उसको जीव जानवर खा करके भी खादे पैदा करते हैं, और वैसे भी यदि धरती में मिलता है तो खादे होता है। ये इसका अभी तक की देखी हुई ताकी हुई बात ऐसा है। वो क्या होता है, धरती वो सबको पचाता है। अभी भी अपन गया का खाद गड्ढे में डालते हैं, वो पूरा का पूरा धरती ही उसको पचाता है, ठीक है। पचने के बाद हम खेत में डालते हैं, वो जो पौधे उसको लेने के लिए बहुत अच्छी सुगम परिस्थिति बनी रहती है। तो अभी जो खाद आती है उसमें आम्ल और क्षार दो प्रधान वस्तु होती है। वो शनै शनै धरती में आम्लीयता को या क्षारीयता को बढ़ाता चले जाता है। कोई ना कोई एक तो बढ़ेगा ही, आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ने के बाद किसी तादाद तक बढ़ गया, उसके बाद वो ऊसर हो गया। ऊसर होने के बाद वो कहते हैं 1 फुट मिट्टी काट के बाहर करो, पुनः 1 फुट ला ऊसर बनाओ, ऐसा वैज्ञानिक कहते। अब करो भाई, ये हम देखे हैं भाई, ऐसा कहते देखा है, लोगों को मारपीट होते हुए देखा है, गाली गलौच होते हुए देखा है, झगड़ा होते हुए देखा है,
सब पागल आदमी कोई कोई उसको कोड़ने को भी लगाया है, ये भी देखा है। सभी प्रकार की प्रजातियों को हमने देखा है, ठीक है। तो इसीलिए तो रासायनिक खाद में मेरे अनुसार ये दोष छुटा हुआ कोई खाद होगा ऐसा हमको पता नहीं है। यदि होगा तो उसको परीक्षण करने की बात है, ठीक है। आम्लता या क्षारीयता दो में एक को धरती में बढ़ाएगा उसको आप हम कहीं रोक नहीं पाएंगे। हाँ, ये जो बात थी ये महावीर स्वामी भी कहा, महावीर स्वामी ये कहे हैं कि भाई पेड़ पौधे में जीव होता है, ऐसा कहे हैं महात्मा के रूप में। और बाकी विज्ञानी लोग में को सुभाष चंद्र बोस का कोई भाई था, हाँ जगदीश चंद्र बोस, वो हाँ वह बतावत रहीश भाई पेड़ बात करे थे, मन से अच्छे गोट करे थे, ये 3 5 ये सब वो लोगों को बताया, ठीक है भाई। वो उन्होंने वनस्पति का भाषा सुन लिया, आदमी का भाषा तो नहीं सुना ना, बस इतनी ही बात। आदमी का भाषा उनको सुनना नहीं है और झाड़ का भाषा सुन लिया। हमारे यहाँ कथा बनाना बनता नहीं है क्या? ये तो आज की बात है, पहले पत्थर को पत्थर बात किया है, ये कथा ही लिखा है। झाड़ बात किया है, ये लिखे ही है। पक्षी का बात तो हजारों लिखा है। जानवरों का भाषा से आदमी पाठ सीखा है। अब क्या चाहते हो आप बताओ? कुत्ते से, बिल्ली से, बंदर से, और क्या है उसका वो तो श्रृगाल को क्या कहते हो? सियार से। बहुत सारे सबसे जानवर में सियार को बड़ा चालाक माने गए हैं। कथाओं में ऐसा कहे हैं भाई, तो बहुत जानवरों से आदमी बुद्धि सीखा है, ऐसा कहते। तो इस प्रकार की परंपरा को क्या करोगे? वो उसी प्रजाति की एक आदमी है, वो क्या नाम बताया? हाँ, वो बता थे, वो झाड़ बात करता है। झाड़ बात कर दिया, ठीक है, तुम्हारा बच्चों से क्या बात किया आपने? वो तो लिखा नहीं, झाड़ का बात सीख लिया, ठीक हो गए। तो इस ढंग की बात है। तो हमने जो देखा है, जो ये जितने भी वनस्पति संसार है, ये शरीर है अपने आपके शरीर, मेरा शरीर, गधे की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की और झाड़ पौधे की, ये जितने रचनाएं हैं, इन सब में प्राणकोशा नाम की एक चीज़ है। प्राणकोशा का मतलब ये होता है सांस लेने वाली सूक्ष्मतम जो कीट हो सकता है, उसका नाम है प्राणकोशा। प्राणकोशाओं में ये बहुत बड़ी भारी एक गुण देखा गया। हर प्राणकोशा में प्राण सूत्र नाम की चीज़ होती है। वही है कुल मिलाकर के सांस छोड़ना, सांस लेने वाला। और वो सांस छोड़ने, सांस लेने का क्रिया के कारण से उसको प्राणकोशा हम नाम दिया है। और आप क्या बोलते हैं, रंगरेज लोग क्या कहते हैं, हम नहीं जानते। रंगरेजी में क्या कहते हैं? सेल। क्या शेल? व्हाट इज शेल? शेल का मतलब है कवच, खोल का नाम होता है शेल। लाइफ शेल होगा भाई, लाइफ लगाया होगा। शेल वो घोंघा शेल अलग है। ऐसा नहीं है, इतना सुगम नहीं है आप हम जितना सोच रहे हैं। बताओ तो। हाँ बाबा, तो शेल होता है SHELL, शेल होता है, इसका मतलब वो होता है घोंघा, कवच। हाँ। ये जो सेल है CELL, उसका आशय तो प्राणकोशा से ही है। जो भी ये प्राणावस्था की इकाइयाँ होती हैं, उनका जो सबसे छोटी इकाई है, जिसमें उसको आप व्याख्या करोगे तो लाइफ शेल कहोगे कि नहीं करोगे? दोनों करते हैं, लाइफ और डेड दोनों करते हैं। डेड और लाइफ दोनों, माने लाइफ भी कहते हैं ना। आप सप्राण कहते हैं, निष्प्राण कहते हैं, वो भी ऐसे ही कहते हैं, लाइफ और डेड। उसमें बात है, ये पूछ रहे हैं कि जीव कोशा, उसको तर्जुमा करने से जीव कोशा होता है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, मतलब प्लांट्स में भी होता है वो, और
जीवों के शरीर में भी होता है। हम जो कह रहे हैं उसी अर्थ में है क्या? जी बाबा, है उसी अर्थ में। लाइफ आशय जो है वो वही है। आपका समझ में है कि वो लिटरेचर में उस अर्थ में है? उसी अर्थ में। नहीं, उसमें एक थोड़ा अंतर है। हाँ? उसमें अंतर ये है कि हाँ, उसको मैं स्पष्ट करता हूँ। प्राण सूत्र जो है हाँ, वो हर एक प्राण कोशा में होती है। हाँ। ये बात आप कह रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ, ये हम लोग जो प्रतिपादित करना चाह रहे हो ये है कि हर प्राण कोशा में प्राण सूत्र है, निहित है। निहित है। हाँ, ऐसा सेल के साथ नहीं है। अच्छा, डीएनए आरएनए वही तो है प्राण तो। वो पूरे हर एक हर सेल सेल में में डीएनए आरएनए कंटेंट होता है, ऐसा नहीं है। ये है इसको। कंटेंट नहीं तो शेल क्या हुआ फिर? नहीं, हर सेल में श्वसन होता है, श्वसन करने वाला वही होता है। श्वसन होता है, प्रश्वसन होता है, वो ठीक है। क्रोमोसोम ही करता है। हाँ, लेकिन हर सेल में है भी। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। देखो यहाँ इसमें डीएनए होता है। हमारा घर गांव में पढ़ने के बाद उसको इंटरप्रेट मत करो, वो क्या कहते हैं वो उतना बताओ। उतना ही है बाबा जी। अच्छा, वो तो कहते होंगे तो ठीक है भाई, अपन मान लेते हैं, अपने को क्या तकलीफ है? ठीक है, जो अस्तित्व में जो एक सच्चाइयाँ हैं, सच्चाई से जुड़ी हुई भाव किसी भाषा में भी मनुष्य से मनुष्य को यदि पहुंचता है, वो शुभ के अलावा दूसरा कुछ होता नहीं। ठीक है, यहाँ तक अपने को ठीक लगता है। अभी अपन ये सोचने की मुद्दा है, जो ये जो प्राणकोशा है, प्राणकोशा से रचित शरीर को जीव कैसा कह लिया? इसी आधार पर हम आपसे कहता रहा, लाइफ शेल तो नहीं कह रहे हैं। इस आधार पर कहते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। यही उनमें मुख्य अंतर दिखता है। बाकी सारे चीज करीब करीब इनके अनुसार एक झाड़ पौधे जैसे ही है। सेल में डिफरेंस नहीं, जीवावस्था और प्राणावस्था। हाँ, देखिए महाराज, कहाँ से कहाँ अब दूरी, रेल पटरी दूरी होने लगे, अब फटने की जगह में आए गए। ठीक है ना? गाड़ी चलेगा नहीं है आगे। तो इनके पास एक ही विधि है, यही अपना भोजन स्वयं बनाना और नहीं बनाना। ठीक है, पत्थर जो है ना अपना भोजन नहीं बनाता है, ये अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, मान लिया। ठीक, तो कहना है ये प्राण कोशाएँ जो है ये मूलतः एक प्रजाति की होती है। उसमें प्राण सूत्र होता है, रचना विधि होती है। उस प्रजाति की बीज में वो रचना विधि सहित कोशाएँ होते हैं। उसके अनुकूल परिस्थिति में जो जितने भी रसायन द्रव्यों को चाहिए वो संप्राप्ति होने की पश्चात वो प्राण सूत्र अनेक कोशाओं में अपने को बदलता चले जाता है, बढ़ाता चले जाता है। इसको प्रजनन क्रिया माना जाता है एक प्रकार से। यह प्रजनन है कि मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राण कोशा में प्राण मल्टीप्लिकेशन। नहीं, मैं पहले दूसरा पूछ रहा था। हाँ, कि प्राण कोशा में रचना सूत्र होता है, रचना विधि होती है, या बीज में प्राण कोशा होते हैं और रचना सूत्र होता है? प्राण सूत्र में रचना विधि निहित रहती है और ये हर कोशा में प्राण सूत्र निहित रहता है, हर प्राण कोशा में, हर प्राण कोशा में। और बीज में फिर बता रहे हैं ना, बीज कैसे होता है? बता रहे हैं। तो क्या होता है, ये हुआ बीजा की स्थिति होता है। तो क्या होता है, बीजा में प्राण सूत्र और रचना विधि संपन्न दो बहुत अच्छी जो वस्तु है। एक बीजा के पूर्व रूप स्तुषी नाम की एक आकार रहता है। कोई भी बीजा को फोड़ करके देखा जाए, उसके अंदर वो जो पेड़ का एक बहुत सूक्ष्मतम स्वरूप बन करके रखा रहता है। ठीक है, उस स्वरूप में वो प्राण कोशाएं वो सूख करके बने रहते हैं। बीजा में सूखे हुए अवस्था में रहते हैं। वो जिसको अभी फ्रिज में उसमें इसमें रखना चाहते हैं, 1 वर्ष वो बीजा में वो हर स्तुषी वो सुरक्षित रहता है। इस वर्ष का बीजा आगे वर्ष तक बिल्कुल कामयाब है। हम लोग डालते ही हैं, वो बीजा उगता ही है, और उसमें से किसी परसेंटेज नहीं भी उगता है। मैंने 100 बीजा डालने पर 2-4 कम भी उगता होगा।
तो ये बात हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो इसमें जो स्तुषी के रूप में होता है, जी, स्तुषी में और प्राण कोशा में फिर क्या अंतर होगा? क्योंकि स्तुषी का स्वरूप जो है ना, झाड़ को छोटा 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 करते करते तो उसका एक सूजी के नोक के बराबर या सूजी के नोक के बराबर छोटा स्वरूप बनाने पर जो होता है, उसमें वो प्राण कोशा सूख करके बैठा रहता है। बाबा, स्तुषी जो होती है वो तो आंखों से दिखती है, मूंगफली का, चने का, हाँ, सब वैसे ही हर बीज में लिखते रहता है। वो काफी बड़ा होता है। हाँ, ठीक है। बाबा, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि स्तुषी में एक ही प्राण कोशा होता है या कई प्राण कोशा? हाँ, वो बात है, ये बात। तो उसमें क्या रहता है, एक से अधिक प्राण कोशा रहता है। मैंने वो वहाँ भी सेफ्टी मेजरमेंट है, तो कई 10-10, 5-5, 20-20 कोशाओं से वो स्तुषी बना रहता है। वो सूख करके वहाँ बैठा रहता है। वो रासायनिक द्रव्यों को पा करके वो माने वो होने लगता है, अपने जैसा प्रतिरूप बनाना शुरू करता है। प्रतिरूप बनाना शुरू करने के बाद वो इतना स्पीड से बनाता है, जितना स्पीड से वो झाड़ बढ़ना है उसी स्पीड से उसमें बनना शुरू कर देता है। पहले वो जहाँ स्तुषी रहती है वहीं पहले 1 को 4, 10 बनता है। उसके बाद अंकुर होने के बाद उसका तने में वो ये मल्टीप्लाई होता है, प्रतिरूप बनना शुरू कर देता है। ऐसा व्यवस्था है। अभी जितने भी झाड़ है उसका जो कोशाओं का प्रतिरूप बनता है वो तने में बनता है। सारदार रसदार तने में ये प्रतिरूप बनता रहता है। ऐसा है काम। पुनः बीज बनता है, बीज में पुनः निहित होते हैं। इसका नाम है बीज वृक्ष न्याय, ठीक है। ये ऐसा बनी हुई महाराज, हर बीजा की गति है। वो प्रश्न अभी छूटा रह गया कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता। जीवन नहीं है। सांस लेने की, सांस छोड़ने की प्रक्रिया है, जीवन नहीं है। ये सांस लेना, सांस छोड़ने का काम प्राण कोशाओं का है। शरीर को, शरीर में भी सांस छोड़ना, सांस लेने की प्रक्रिया होती है। शरीर जीवन नहीं है। कितना बड़ी भारी बात बैठा रहती, शरीर जीवन नहीं है। बाबा, एक प्रयोग किया गया है, एक पेड़, 2 पेड़ छोटे छोटे पौधे लिए गए। एक पौधे के पास एक दुखी आदमी जाता रहा या क्रोधित आदमी जाता रहा, तो उसकी वृद्धि में दूसरे प्रकार का लक्षण देखा गया, कम वृद्धि हुई। और क्या बोले? एक पौधे को गमले में रखकर एक क्रोधित आदमी पानी देता रहा, खाद देता रहा, और उसकी वृद्धि कुछ कम हुई। उतना ही पानी, उतना ही खाद एक व्यक्ति प्रसन्न होकर दूसरे पौधे को दिया है तो उसकी वृद्धि कुछ ज्यादा हुई। ठीक है, ये तो सब इस आधार पे माना गया है कि मनुष्य के भावों का प्रभाव पड़ता है। ये जो बात करने वाली बात हम लोग कर रहे थे। हाँ, ठीक है। इस प्रकार से कथाओं को बहुत सारे बात कहा गया है, जो उसको जो हमारे मनोभाव के अनुसार झाड़ों को व्याख्यायित करना। अभी हम बोलते रहे तो 2 प्राण कोशाएं कितने प्यार से एक दूसरे को समझते हैं। एक बैठा रहता है, उसके बगल से वो कैसा बैठने के लिए चले जाता है, प्यार से। वो प्यार थोड़ी ही वहाँ रहता है, उसका एक नियति है, उसको वो ही करना है, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये जो है ना, कथा बनाना, हमारा कविता बनाना मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। तो प्राण कोशाओं से जीवन से बहुत दूर संबंध है। प्राण कोशाएं रासायनिक द्रव्य से बनी हुई वस्तु है, इसका मृत्यु होती है। इसका मृत्यु का मतलब ये परिणत हो जाता है, और होने में जीवित माने श्वास लेते हुए में भी देखा जाता है, श्वास लेने में असमर्थ स्थिति में भी देखा जाता है, जिसको मृत कोशा कहलाता है। ठीक हो गए? इस ढंग के रहते हैं ये। तो उसके बाद मृत कोशा के बारे में आते हैं, जैसा बीज में कहते हैं, जो उसके अंदर जो कोशाएं रहते हैं सूख करके रहते हैं। सूखा हुआ स्थिति में वो कोशाएं रहते हुए रासायनिक द्रव्यों को पाकर पुनर्जीवित हो पुनः वो श्वास लेने योग्य हो जाते हैं। मतलब बीज के कोशा शोषण नहीं करते। हाँ, कितना बढ़िया चीज़ है।
वो अभी अब फ्रिज करने की वगैरह बताते रहे ना, सिस्टम वही है। नाइट्रोजन में रखते हैं ड्राई। हाँ, वो करते हैं कि वो इनके अंदर भी वही वस्तु रहता है, 1 वर्ष तक वो प्रिजर्व करता है। बोले साहब कोटलो प्रिजर्व रहता है, वो नाइट्रोजन को आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है। हर वर्ष डालना कोटलों में, उसमें बस अभी ये जो कोशाएं जो है पुनः काम करने योग्य रहते हैं, उसके बाद पुनः होता है। उसी प्रकार से अभी कृत्रिम जो ये गाय भैंस की जो गर्भाधान कराने की जो प्रक्रिया करते हैं, वो भी उसके साथ भी वैसे ही कुछ रहता है, नाइट्रोजन सिलेंडर। हाँ, बस वो कितना ठीक है बाबा जी? तो वो कोई खास परेशानी नहीं है, यदि वो सफलता से उस तकनीकी को संपन्न कर सके, उसमें तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या देखा, हमारे यहाँ गायों के साथ उस प्रकार की प्रक्रिया करा करके देखा गया, 3 बार फेल हो गया। उसके बाद उसके विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाए गए, दिखाए गए, वो कहते हैं वो गलत हो गया, वो हाँ, वो जो टेक्नीशियन है वो सही नहीं है, वो नहीं तो वो मटेरियल सही नहीं है, ऐसा कह के चले जाते हैं। अब किसको पकड़े हम? तो बने मनुष्य के पास बतंगड़ की कहीं कमी नहीं है, ठीक है। इसमें कहाँ हम क्या समाधान पाए, आप ही बताइए। एक चीज और इसमें पूछना है, गाय